हेलो मित्रों। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। आप सब लोग तो जानते ही हो कि मैं डॉक्टर माधव राजे हूँ। हालांकि मैंने अपना नाम बताने की जरूरत नहीं समझी थी, लेकिन मैंने ये सोचा कि जो लोग नए सिरे से जुड़ रहे हैं उन्हें शायद मैंने अपना नाम बताना चाहिए और फॉर्मली भी वो अच्छा दिखेगा। आप लोग बड़ा ताज्जुब कर रहे होंगे कि आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ और सुशील वालुन सर जो हमारे पार्टनर है वो खामोश बैठे हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, बात सही है। हमने रोल को अदला बदली किया है आज के इस सेशन में। हम ये सेशन अब फिर से एक बार आपको किसी बहुत अच्छे रुचिपूर्ण टॉपिक के ऊपर आपको साइको एजुकेशन देने के लिए शुरुआत कर रहे हैं। आज का टॉपिक भी बहुत ही दिलचस्प है। और ये टॉपिक के ऊपर में, क्योंकि सुशील सर ये मैथमेटिशियन है, इकोनॉमिस्ट है, और उन्हें साइकोलॉजी में बहुत गहरी रुचि है और उनका अभ्यास भी है, अच्छा अभ्यास है उनका साइकोलॉजी में। इसलिए उन्होंने इस सब्जेक्ट को लेने की सोची है। ये उनका ही सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का नाम मित्रों मैं बताऊंगा आपको। सब्जेक्ट का नाम है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मतलब आपके आंखों में जो होगा वही आपको दिखेगा, या दूसरी भाषा में अगर मैं कहूँ तो आपके मन में जो होगा वही आपको रियलिटी में एक्सपीरियंस को आएगा। अब इस विषय के ऊपर में सुशील सर आपसे रूबरू होंगे। वो आपको कुछ उनकी बात मैं आउटलाइन बताना चाहूंगा। सुशील सर शुरुआत में प्रिंसिपल बताएंगे, उसका एग्जाम्पल देंगे, और फिर आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे वो दृष्टि और सृष्टि का क्या रिलेशन है ये बताने की हम कोशिश करेंगे। और ये रिलेशन मालूम करने के क्या कारण है, क्यों आपने ये मालूम करना चाहिए, ये आपको वीडियो के अंत में शायद मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिए, ताकि आपकी दृष्टि भी और आपकी समझ भी साफ हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो मित्रों, लेट अस वेलकम सुशील वालुन सर। सुशील सर, आप कहिए। हेलो सर। वेलकम टू ऑल ऑडियंस। आज जो सब्जेक्ट डॉक्टर माधव राजे इन्होंने बताया है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ जो महाभारत में हुई थी। आप लोगों ने शायद ये स्टोरी सुनी भी होगी। भगवान कृष्ण एक यज्ञ का आयोजन कर रहे थे, एंड उस यज्ञ के आयोजन के दौरान उन्हें युधिष्ठिर से कहा कि हमें इस यज्ञ में एक इंसान की बलि देनी है, और तुम्हारा काम है हमारे राज्य में जो सबसे बुरा इंसान होगा उसको ढूंढना। ओह। युधिष्ठिर बुरे इंसान को ढूंढने गया। हाँ हाँ। भगवान कृष्ण ने यही बात दुर्योधन से कही। दुर्योधन को उन्होंने बताया कि दुर्योधन, हमें इस यज्ञ के दौरान एक व्यक्ति का सम्मान करना है जो हमारे राज्य में सबसे अच्छा होगा। तो युधिष्ठिर अच्छे हम्म। इंसान को ढूंढने चला जाता है, और दुर्योधन अच्छे इंसान को ढूंढने चला जाता है। ओके। युधिष्ठिर वापस आता है। वो भगवान कृष्ण से बोलता है कि भगवान, मैंने पूरे राज्य में देखा लेकिन मुझे कोई भी बुरा इंसान नहीं मिला, आप एक काम करो, मेरा ही बलि दे दो। एंड जब दुर्योधन वापस आता है तो दुर्योधन बोलता है, सर भगवान, मुझे इस राज्य में कोई भी अच्छा इंसान मिला ही नहीं, तो सम्मानजनक सम्मान करने के लिए बस मैं अकेला ही अच्छा हूं, तो आप मेरा सम्मान कर दीजिए। तो वाह। एग्जैक्टली यहाँ क्या हो गया। युधिष्ठिर मन से अच्छा था, उसके नजरों में अच्छा ही थी, तो उसको सारी दुनिया अच्छी लगी। दुर्योधन के केस में वही उल्टा हो गया। वो खुद बुरा था तो उसको सब दुनिया में बुरा ही दिखने लगी। तो ये महाभारत में युधिष्ठिर एंड दुर्योधन के साथ होता है कि उनका जो परसेप्शन है वही वो प्रोजेक्ट करते हैं सोसाइटी में। तो हम बड़े मामूली इंसान हैं, हमारी लाइफ में क्यों नहीं होगा। सही बात। तो ये महाभारत में हुआ था। अब मैं रियलिस्टिक जो आज के जीवन में जो कहानियां होती है इसके रिलेटेड वो मैं आपको हम्म। बताना चाहूंगा, जिससे आपको आइडिया आ जाए एग्जैक्टली ये कैसे वर्क होता है, कैसे हम दुनिया को ऑब्जेक्टिवली नहीं देखते, कैसे हम हमारे परसेप्शन को दुनिया में प्रोजेक्ट करते हैं। ओके। डॉक्टर माधव राजे, 2016 की बात है या 17 की बात होगी। मैं और मेरा दोस्त जिम में जाते थे। हम्म। उसका हल्का फुल्का सा फैट बढ़ा था, ज्यादा फैट नहीं था उसको, लेकिन उसको लगता था कि मैं बहुत फैटी हूँ। तो उसने वो फैट निकालने के लिए या एकदम स्लिम होने के लिए एक्सरसाइज चालू किया, कीटो डाइट करता था उस टाइम। हाँ हाँ। एंड उसके जर्नी जो थी 3-4 मंथ्स की, उसने वेट लॉस कर दिया, एकदम सिक्स पैक वगैरह बनाइए। एंड वेट लॉस होने के बाद एंड ड्यूरिंग द जर्नी, जब जब मैं उसके साथ रहता था, हमारा जॉब भी एक था, एक साथ ही जॉब करते थे,
तो वो एक बात ऑब्जर्व करता था कि वो जिससे मिला है, जिसका यदि पेट बाहर है तो उसको बोलेगा भाई तेरा पेट बाहर आया है, कितनी गलत बात है, तो पेट कम कर। कोई चाय पीते हुए दिखेगा, पूछेगा शुगर की चाय है क्या, शुगर खाना बहुत बुरा है, शुगर क्यों खा रहा है, इससे फैट बढ़ता है। तो वो ऐसे करता था। तो मैंने बोला भाई, एक बार उसको मैंने प्यार से बाजू में लिया, भाई तुझे वेट लॉस से प्रॉब्लम है, तुझे फैट से प्रॉब्लम है, वेट लॉस तेरा इश्यू है, लोग यही नहीं सोचते, लोगों को बाकी भी काम है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा था कि उसके माइंड में उसने परसेप्शन ऐसे बना लिया कि वेट लॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेट लॉस के बारे में ही सब लोग सोच रहे हैं, और सोसाइटी में वही लोगों में भी वो वही देखता था कि यार इसको ये इंपॉर्टेंट चाहिए, उसको ये इंपॉर्टेंट चाहिए, उसने शुगर नहीं खानी चाहिए, इसलिए वो नहीं करना चाहिए। डॉक्टर माधव, ये तो एक स्टोरी हो गई, इससे लोगों को थोड़ी आइडिया आई होगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सही और है। एक स्टोरी मैं बताऊंगा। जी। जी। और मेरा छोटा भाई है, उसको कपड़े का बहुत शौकीन है, ब्रांडेड कपड़े चाहिए एकदम, अच्छा रहने की आदत है उसको। हम्म। तो भाई होने के नाते हम कहाँ घूमने चले जाते हैं, एकदम नए कपड़े पहन के वो घूमने को निकलता है। और जब वो निकलेगा ना, एकदम इधर उधर देखता रहता है। मैं बोला ऐसा क्या करता है, देख सब लोग मेरी ओर देख रहे हैं, मैं कितना आज हैंडसम लग रहा हूँ, बोलता है। तो मैं बोला उसको, यार शायद लोगों को पता नहीं होगा कि तूने नया शर्ट पहना है, तुझे लगता होगा कि तूने नया शर्ट पहना है इसलिए तू हैंडसम लग रहा है, और लोग ये सोच रहे हैं कि तूने नया शर्ट लिया है इसलिए तू हैंडसम लग रहा है। लोगों को, एक तो पहली बात, लोगों को उतना टाइम नहीं होगा, लोगों को पता ही नहीं होगा तूने नया शर्ट लिया है इसलिए तू हैंडसम लग रहा है। या लोग शायद ये भी सोचते होंगे किसका पॉइंट क्या है, क्या पता। तो ये एक दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें हम इल्यूजन टाइप देखना शुरू करते हैं कि यार मैंने नई शर्ट पहनी है, बाहर जाएंगे तो मुझे ये देखने मिलता है कि लोग मेरी ओर देख रहे हैं, एंड लोग ऐसा सोच रहे हैं कि यार मैं कितना अच्छा दिख रहा हूँ या कितना ब्यूटीफुल लग रहा हूँ। इससे और आइडिया आई होगी लोगों को। जी। और एक फाइनल एग्जांपल जो है वो मेरा खुद का है। जी। 2010-11 की बात है, जब मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन एकदम सीरियसली कर रहा था। मेरे दो ऑप्शनल थे, एक था पॉलिटिकल साइंस, एक था फिलोसॉफी। और वो जो फिलोसॉफी ऑप्शनल का मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया, तो मैंने अल्बर्ट कामुस, बर्नार्ड रसेल, फ्रेडरिक नीश, इनके बारे में पढ़ना चालू किया, और मैं इन्वॉल्व होता गया उनके कैरेक्टर्स में। अब जब मैं दोस्तों के साथ चाय को जाता, घर में डिनर के लिए बैठता, तो ना मैं इनको ज्ञान देना चालू करता, यार अल्बर्ट कामू ने लाइफ के बारे में ये कहा है। बर्नार्ड रसेल ने लाइफ के बारे में ये कहा है। बर्नार्ड रसेल बोलता है कि रैशनल होना कितना जरूरी है, ये जरूरी है, वो जरूरी है। और मुझे भी ऐसा लगता था कि लोगों को इतनी इसकी जरूरत है। तब मुझे एक बार दोस्त आ गया यार भाई, मुझे बोला भाई यार हमें ज्ञान नहीं सुनना है, हमें बर्नार्ड रसेल से कोई मतलब नहीं है, हमें अल्बर्ट कामू से कोई मतलब नहीं है। तब मुझे उस टाइम रियलाइज हो गया कि यार ये तो मेरा परसेप्शन है, मुझे फिलोसॉफी अच्छी लगती है, मुझे साइकोलॉजी अच्छी लगती है, जरूरी नहीं बाकी लोगों को लगे, और ये भी जरूरी नहीं है कि बाकी लोग उसके ऊपर मेरे साथ डिस्कस करें। सही है। डॉक्टर माधवराव जी अभी तक जो एग्जाम्पल्स थे उससे क्लियरली हमें दिखता है कि हमारा परसेप्शन जो है उसको हम दुनिया में देखते हैं कि यार हमारा ये परसेप्शन है, तो उसको हम प्रोजेक्ट करते हैं दुनिया में। ये लेकिन इन एग्जाम्पल्स में एक ब्यूटी है कि इन एग्जाम्पल्स में सोसाइटी को हार्म नहीं, या कहा कंफ्लिक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि हम खुद के लाइफ में जी रहे हो। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं जिस टाइम ये प्रोजेक्शन प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। जैसे जैसे। हस्बैंड बीवी का रिश्ता, हस्बैंड को कॉमेडी मूवीज अच्छी लगती है, हम्म। और वो मन में ऐसा थॉट बना के रखता है कि कॉमेडी मूवी बहुत जबरदस्त होती है, उसमें हंसना होता है, दिमाग खराब नहीं होता, एंड सबको ही कॉमेडी मूवी अच्छी लगती है। तो उसको उसके बीवी के साथ मूवी को जाना होता है, बीवी को एक्शन वाले मूवीज अच्छे लगते हैं, तो वो बोलता है हमें जाना है तो कॉमेडी मूवीज को ही जाना है क्योंकि कॉमेडी मूवीज अच्छे होते हैं। बीवी बोलते मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, मुझे देखना है तो एक्शन मूवी देखना है, तो कन्फ्लिक्ट चालू होता है। ये बहुत सिंपल कन्फ्लिक्ट था डॉक्टर माधव। अभी आई थिंक महाराष्ट्र में एक पॉलिटिकल इवेंट हो गया। हम्म। उस दौरान मेरा दोस्त इवेंट होने के बाद एकदम उसको डिजी फील होने लगा है। वो बहुत सीधा साधा भोला लड़का है, उसको लगता है सब अच्छा अच्छा होना चाहिए। तो मैं बोला भाई तेरे को क्या प्रॉब्लम है, क्या हो गया ऐसा। तो बोलता है ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा कैसे गद्दारी कर सकते हैं, या सो ऑन। वो पॉलिटिकल भाषा में मुझे बताने लगा कि दुनिया में ऐसा क्यों हो रहा है सब, और उसके कारण उसको प्रॉब्लम होने लगी, उसको यानी डिजीनेस तक उसको प्रॉब्लम होने लगी कि भाई ये क्या हो रहा है बाहर।
मैंने बस 2 शब्दों में उसको बता दिया कि भाई देख, तू अच्छा है, तेरी नजर अच्छी है, इसलिए तुझे सब अच्छा होना चाहिए ऐसा लगता है। लेकिन पॉलिटिक्स एंड मॉरल साइंस का कोई रिलेशन नहीं है, उन दोनों को तू मिक्स नहीं कर सकता, और उन्होंने वैसा करना चाहिए ये भी तू नहीं बोल सकता। तो उसका लोड लेके तू तुम्हारी जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट मत कर। तो मुझे लगता है इन सिचुएशंस में, जैसे 2 एग्जांपल्स मैंने आपको बताए, और बहुत सारे एग्जांपल्स हो गए रियल लाइफ में, जहां हमारा परसेप्शन यदि हम प्रोजेक्ट करने लगे सोसाइटी में, और उस प्रोजेक्शन को हम सोसाइटी के लोगों ने भी वही करना चाहिए, ऐसा यदि सोचने लगे, तो फिर वो पेन, वो दर्द, वो तकलीफें चालू होती है। तो डॉक्टर माधव राजे, मैं आपसे अभी इसके आगे वाली जो साइकोलॉजिकल आइडिया है वो मुझे नहीं है, मुझे इस कंसेप्ट की समझ जो थी वो मैंने आपको बता दी। इसके आगे आप प्लीज गाइडेंस दो हमें कि इन सारे सिचुएशंस में, या इन सारे जो प्रोजेक्शन के सिनारियो में, हमारे माइंड को हमने कैसे ट्रेन करना चाहिए, जिसके कारण हम कोई दुविधा में या कोई प्रॉब्लम में ना फंसे। डॉक्टर माधव राजे, अब आप बता दीजिए। स्टोरीज काफी इंटरेस्टिंग है, और ये काफी मतलब इन्वॉल्व भी कर रही थी हम सबको। मैं भी उसमें इन्वॉल्व हो गया था, और थोड़े समय के लिए मैं ये भूल गया था कि मुझे कोई कमेंट्स देनी है या कोई एक्सपर्ट का रोल भी प्ले करना है। इतनी अच्छी तरीके से आपने, इतना फ्लो में आपने वो सब बातें बताई, और मैं बह गया था उसमें। अब ये क्या मतलब हुआ इसका, कि आपकी स्टोरी सुनते सुनते मैं बह गया। क्यों? क्योंकि आपकी स्टोरीज में एक फ्लो था, मतलब आपकी स्टोरीज में एक इमोशन थे। तो जब वो इमोशनल फ्लो हो रहा था, आपके कहने से भी, आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके शब्दों से, आपके चेहरे के हाव से, ये सारी चीजें बह रही थी और मुझ तक पहुंच रही थी। तो उनमें मैं बह चला, जैसे कि नदी की धारा में कोई तिनका बह जाता है। जब नदी की धारा में तिनका बह जाता है, तो तिनके के पास में सोच नहीं होती, डिसीजन नहीं होता, निर्णय नहीं होता कि उसे कहाँ जाना है। वो उस धारा के साथ में, जहां धारा ले जाएंगे वहां चलता है, पड़ जाता है उस तरफ में। आपका क्वेश्चन ये है कि कोई भी व्यक्ति अपने इमोशंस में जब इन्वॉल्व हो जाता है, तो वो इमोशंस में बह जाता है, जैसे कि नदी की धारा में कोई तिनका बह रहा है। फिर वो व्यक्ति जहां जहां तिनका टकराएगा, या अगर झाड़ की फांदी हो टूटी हुई, तो जहां जहां वो फांदी टकराएगी या तिनका टकराएगा, वहां वहां शायद फांदी और टूटेगी, या जिसके साथ टकराएगा उसको तकलीफ होगी। क्यों? क्योंकि इमोशंस के साथ में वो बह रहा है ना। अब आपका जो देखने का तरीका है, वो तरीका है इंटेलेक्चुअल देखने का, जिसको हम कहते हैं ये कॉग्निटिव प्रोसेसिंग। ठीक है ना। लेकिन किसी का वो इमोशनल, मतलब सेंसरी प्रोसेसिंग कर रहा है। जो आप, जो जो एग्जांपल आपने बताए, वो सारे एग्जांपल्स में वो व्यक्ति सेंसरी प्रोसेस कर रहे हैं। तो सेंसरी प्रोसेसिंग हो रही है, मतलब आपने सेंस किया कुछ तो भी, और जैसा सेंस किया वैसे उसको प्रोसेस किया ब्रेन में। ब्रेन का जो इंटेलिजेंस सेंटर है, या कॉग्निशन का जो सेंटर है, मतलब समझदारी वाला जो सेंटर है, दुनियादारी की समझ रखने वाला जो सेंटर है, वो काम नहीं कर रहा है उसमें। अब क्योंकि दुनियादारी का सेंटर उसमें काम नहीं कर रहा है, इसलिए आपको उसका आनंद आ रहा है। और क्योंकि वो आप उसमें से बह रहे हो, इसलिए आपको ही आनंद आएगा। और किसी को नहीं आ रहा है, क्योंकि वो तो उसमें आ नहीं रहा है। मतलब जैसे कि आपने एग्जांपल दिया था हस्बैंड का, कि उन्हें कॉमेडी मूवीज में वो इमोशनली बह जाते हैं, वो उसके साथ में हो लेते हैं, तो वो बहुत आनंद लुत्फ उठाते हैं। जो उनकी वाइफ है, उन्हें वैसा आदत नहीं है, तो वो कॉमेडी के जो सीन है, वो सीन में वो खुद को मैच नहीं कर पाती, खुद को रिलेट नहीं कर पाती, तो उसमें वो बह नहीं जाती। लेकिन जो आपने बताया, वो वाइफ को मारा मारी के या ऐसे कोई वायलेंस के पिक्चर अच्छे लगते हैं, तो उसमें वो हीरो और विलन के बीच की आमतौर पे फाइट दिखाई जाती है हिंदी मूवीज में। तो वो जो हीरो और विलन की जो फाइटिंग है, वो फाइटिंग के इमोशन में वो वाइफ बह जाती है। हो सकता है कि वाइफ बड़ी सेंसिटिव होगी, जजमेंटल होगी, या वो अन्याय का विरोध करने वाली होगी, उसे अन्याय पसंद नहीं आता होगा। तो ऐसे समय में, क्योंकि अन्याय बोले तो विलन, और हीरो बोले तो अन्याय का विरोध करने वाला, तो वो अपने आप को उस हीरो के साथ में रिलेट करती है, और वो शायद हीरो के स्वरूप में, रूप में जाकर के, पर्दे के ऊपर में, मन ही मन में जाकर के विलन को डिशम डिशम करती है। तो उसे उसमें आनंद आता है, फिर भी वो सेंसरी आनंद लुत्फ उठा रही है, लेकिन वो उसमें बहना चाहती है।
अब ये दोनों एक पिंजड़े में नहीं आ सकते, एक जगह में नहीं आ सकते, क्योंकि दोनों के सेंसरी परसेप्शन जो है, आनंद लेने की क्रिया जो है वो अलग अलग है। ये अगर उन्हें मालूम हो जाएगा तो उन्हें अपने सेंसरी परसेप्शन को एक लाने की जरूरत होगी। ठीक है ना? तो इसका आंसर ये हो सकता है, मतलब इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है हस्बैंड वाइफ के लिए, मतलब आपका जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल के साथ में जो लोग कनेक्ट कर रहे हैं, या जो ऑडियंस में लोग सुनने वाले जो है वो जो रिलेट कर रहे हैं, उनके लिए ये सॉल्यूशन दूंगा कि वो हस्बैंड ऐसा पिक्चर देखे जिसमें ह्यूमर भी है और थोड़ी फाइटिंग भी है, और फिर वो फाइटिंग में घुलने की कोशिश करे उसके इमोशंस के साथ में। अगर वो वैसा करेगा तो वो वाइफ के साथ में गेट अलाउंग हो जाएगा, और उसका ह्यूमर में खुद को ढलने की कोशिश करेगी वाइफ, तो वो अपने हस्बैंड के साथ में गेट अलाउंग हो जाएगी। ये होना बड़ा जरूरी है। और ये होने के लिए ही लोग शादी करते हैं। शादी का मूलभूत रीजन ही ये है। मैं थोड़ा फिलोसॉफिकल हो गया मेरा टॉक या मेरे एक्सप्लेनेशन, लेकिन यही उसकी रियलिटी है, यही उसका सॉल्यूशन भी है। ये एक बात हो गई। अब इसमें साइकोलॉजी इन्वॉल्व जो है वो तो मैंने आपको बताया कि वो सेंसरी परसेप्शन है। इस साइकोलॉजी को थोड़ा और एक्सप्लेन करने की अगर आप मुझको इजाजत देंगे तो मैं एक पावर पॉइंट पे आपको बताऊंगा। एक मैंने पावर पॉइंट के एक ही स्लाइड बनाई है, उसमें बताऊंगा कि आपका सेंसरी परसेप्शन जो है वो आप कॉग्निटिव में कैसे चेंज कर सकते हो। ओके। क्या कोशिश करूंगा मैं। यस सर। जरा देखते देखिएगा। ये ये पावर पॉइंट आपके सामने ला रहा हूं मैं। और हाँ, हाँ ये दिख रहा है यस ना? सर। दिख रही है। अभी अभी हम ऐसा करते हैं। अ, हाँ, ये देखते हैं। अब देखिए ये यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, अगर मैं आपको बोलूंगा कि सिर्फ इतना ही देखिए तो क्या दिख रहा है आपको? इसमें दो प्रकार के पॉइंट्स होते हैं। हाँ, वो दो प्रकार के जो पॉइंट्स है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। उसको कहते हैं सेंसरी प्रोसेसिंग और बॉटम अप प्रोसेसिंग। ये बाकायदा साइकोलॉजिकल टर्म्स है, रिसर्च की टर्म्स है, जो आपको अवगत कराने के लिए मैंने लिखा है यहाँ पे। सेंसरी प्रोसेसिंग और नहीं लिखा मैंने यहाँ, लेकिन और बॉटम प्रोसेसिंग, बॉटम अप प्रोसेसिंग। और दूसरा है कॉग्निटिव प्रोसेसिंग और टॉप डाउन प्रोसेसिंग। ये है उसका साइंस। ठीक है ना? अब यहाँ यहाँ आपको क्या दिख रहा है? अगर हम ये सोचेंगे तो मैंने बात बताई, एक तो सेंसरी प्रोसेसिंग, दूसरा बताया कॉग्निटिव प्रोसेसिंग। तो सेंसरी प्रोसेसिंग वाले अगर इसको देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि यहाँ दो थिक वर्टिकल लाइंस है और तीन थिन हॉरिजॉन्टल लाइंस है ओके। इस पिक्चर में। कौन बोलेंगे? सेंसरी, क्योंकि ये उनको सेंस हो रहा है। यहाँ एक लाइन दिखी, आड़ी लाइन है, आड़ी लाइन है, ये एक आड़ी लाइन है, ये बड़ी लाइन है मोटी वाली। तो भाई हमको सेंस कितना हो रहा है? इतना ही हो रहा है। ठीक है ना? लेकिन आप इसमें कॉग्निशन डालेंगे। अभी आप मुस्कुराए, अब आप क्यों मुस्कुराए? क्योंकि आपका नजरिया कॉग्निटिव प्रोसेसिंग वाला है। इसीलिए आपको लोग अरे ऐसा लग मालूम पड़ सकता है किसी को, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इसमें दो वर्टिकल लाइन और तीन हॉरिजॉन्टल लाइन दिखती करके। देखिएगा ये सेंसरी प्रोसेसिंग वाले को दिखेगा, लेकिन आपका कॉग्निटिव प्रोसेसिंग है। अंदाज मेरा सही है सुशील सर? यस सर, एग्जैक्टली। हाँ, तो मतलब वो आपके चेहरे पर से मुझको मालूम हुआ है कि ये आपने सोचा है ऐसे करके, है ना? क्योंकि मेरी नजर वैसी बनी है, मैं उस प्रकार से काम करता हूँ इसीलिए। तो अब इसी चित्र को हम यहाँ डाल के देखते हैं तो इसको क्या पढ़ेंगे आमतौर पे लोग? ABC। एबीसी। मतलब ये दिख रहा था आपको यहाँ कुछ और, लेकिन यहाँ दिख रहा है पी। क्यों? क्योंकि इसका एडजेसेंट जो है, इसके विसिनिटी में आसपास जो है वो इसको मायने दे रहे हैं। तो ये मायने क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जो इन्वायरमेंट में है इसीलिए इसका मायना बदल गया, इसका मीनिंग बदल गया। अगर मैं वही ये पिक्चर दिखाने लगूं तो ये देखिए क्या पढ़ेंगे आप इसको? 121314। है ना, 12 13 14। कोई भी इमीडिएटली बोल देगा ये। अब ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये आपका प्रिंट है आपके ब्रेन में। एबीसी आपके ब्रेन में ऑलरेडी प्रिंट है। ये आपकी पास्ट मेमोरी है मित्रों, आपके ब्रेन में। ये पास्ट मेमोरी के बेसिस पे आप उसको कॉग्निटिवली प्रोसेस करते हो, इसीलिए आपको ये 13 दिखता है, क्योंकि आपने कॉग्निटिव प्रोसेसिंग किया इसलिए। लेकिन अगर आपने किसी ने कॉग्निटिव प्रोसेसिंग किया ही नहीं है तो उसे सेंसरी प्रोसेसिंग ही दिखेगा। तो वो उसको बोलते हैं बॉटम अप प्रोसेसिंग। बॉटम अप का मतलब सेंसेशन कहाँ होते हैं? मेरे हाथ के पास में सेंसेशन होते हैं, तो वहां से ब्रेन में जाता है सेंसेशन। तो ये बॉटम हुआ, हाथ या अंगूठा मेरा पैर का ये बॉटम हुआ, यहाँ से सेंसेशन मेरे ब्रेन में गया, इसीलिए हम इसको कहते हैं बॉटम अप, फ्रॉम बॉटम अप टू द ब्रेन, इसलिए इसको कहते हैं बॉटम अप प्रोसेसिंग। ठीक है ना? तो ये दो कारण है जिसके कारण आपको, जिसके कारण
आपको सेंसरी प्रोसेसिंग और कॉग्निटिव प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग के कारण आपकी दृष्टि बदलती है और आपकी सृष्टि का ज्ञान बदलता है। ओके। आपकी दृष्टि मतलब सेंसरी प्रोसेसिंग, और दृष्टि के पीछे आपकी बुद्धि है। अब सारे लोग बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, कुछ लोग बुद्धि का इस्तेमाल करने के लिए ट्रेनिंग पा लेते हैं या उन्हें वो आदत लग जाती है ना। यस है सर। ना। अब आमतौर पे ये देखा जाता है कि जो लेफ्ट हेमिस्फीयर वाले रहते हैं, डोमिनेंट लेफ्ट हेमिस्फीयर, वो लोग बुद्धि का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं सेंसरी प्रोसेसिंग के बदले में। तो लेफ्ट हेमिस्फीयर को डोमिनेंट वाले कौन लोग हैं? सारे मैथमेटिशियन, सारे मेल, और एसेंशियली सारे मेल, सारे पुरुष, लेफ्ट हेमिस्फीयर का डोमिनेंस रहता है उनमें। हाँ, जो एम्बिशियस लोग हैं वो लेफ्ट हेमिस्फीयर का डोमिनेंस रहता है उसमें। जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनमें लेफ्ट हेमिस्फीयर का डोमिनेंस रहता। तो वो सारे कॉग्निटिव प्रोसेसिंग करेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द फीमेल या जो आर्टिस्ट लोग हैं या जो कलाकार लोग हैं, उनका राइट हेमिस्फीयर डोमिनेंट रहता, जिसमें इमेजिनेशन रहता। तो वो लोग सेंसरी प्रोसेसिंग करेंगे। तो वो सेंसरी प्रोसेसिंग करेंगे तो उन्हें वो दो वर्टिकल लाइन और तीन हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेंगी। ये ऐसा जब सेंसरी प्रोसेसिंग करने वाला और कॉग्निटिव प्रोसेसिंग करने वाले जो एक हो जाते हैं, एक जगह पे आ जाते हैं, तो उनमें क्लैश होने की संभावना होती है। मन उनका मुटाव होने का या मन में उनके मतभेद होने की संभावना है। और उसका कारण ये है कि वो सेंसरी प्रोसेसिंग वाले हैं और ये कॉग्निटिव प्रोसेसिंग वाले हैं। तो सेंसरी प्रोसेसिंग वाले को कॉग्निटिव प्रोसेसिंग सीखने की जरूरत है, और कॉग्निटिव प्रोसेसिंग वाले को सेंसरी प्रोसेसिंग सीखने की जरूरत है। जो कि आप में ये कॉम्बिनेशन ऑलरेडी है। आप कॉग्निटिव प्रोसेसिंग भी करते हो, लेकिन आप साइकोलॉजिकल मतलब सेंसरी प्रोसेसिंग भी कर सकते हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप या मैं, साइकोलॉजी में भी हम लोग कॉग्निशन घुसा देते हैं, बुद्धि को घुसा देते हैं। अब बुद्धि को घुसाने के बाद में आपको मजा नहीं आएगा। अगर आएगा मजा तो बौद्धिक मजा आएगा। लेकिन अगर आपको बौद्धिक मजा नहीं चाहिए, सिर्फ मजा अगर चाहिए, तो कुछ हद तक के सेंसरी प्रोसेसिंग को इंटैक्ट रखना, इवॉल्व करना, उसके ऊपर में कार्य करना, ये भी जरूरी है ना। तो आप आगे मैं आपके आपके छोड़ देता हूँ। मैंने शायद आपका एक्सप्लेनेशन दिया है क्वेश्चन का। यस सर, ये तो आपने अभी जो मैंने एग्जांपल्स दिए थे उसकी साइकोलॉजी अपने बिहाइंड द स्टोरी जो चलती है वो बता दी। हम्म। लेकिन इससे रिलेटेड एक छोटा सा मुझे जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल है, जैसे मैंने आपको बता दिया जी। कि अभी मुझे कुछ लग रहा है, मेरा हम्म। कुछ परसेप्शन बना है अ, कि आगे वाला इंसान मुझे पता है चोर है, हाँ हाँ। और मेरे माइंड में ऐसा थॉट है कि यार मैं अच्छा हूँ, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं करता। हम्म। और मैं उसको ऐसा सोचने की शुरू करता हूँ कि यार ये भी एक अच्छा इंसान है, ये चोर है लेकिन उसका ऐसा है, उसका वैसा है, उसके कारण ये वैसा है। फिर मैं वो एज इट इज जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट नहीं करता। हम्म। और छोटी सी स्टोरी जो है, जैसे मैं कॉलेज में था तब एक लड़का एक लड़की को लाइक करता था, हम्म। और दोस्त उसको बताते थे कि थोड़ी लड़की स्मार्ट है। वो हम्म। बोलता था वो बहुत सादा था तो सिंपल था, तो उसको वो बोलता था कि यार नहीं वो बहुत सिंपल है, वो बहुत अच्छी है, वो ये है वो है। बच्चे उसको हमेशा बोलते थे वो शी इज वेरी स्मार्ट शी इज, लेकिन वो हमेशा यही बात पे अड़े रहता था। और जिस दिन वो छोड़ के चली गई उसको, तब उसको रियलाइजेशन हो गया कि नहीं ये गलत है, ये बस मेरा परसेप्शन था, रियलिटी ये नहीं थी। ऐसी सिचुएशंस में एज्यूम करो मैं हूँ, मुझे प्रैक्टिकल सिचुएशन हैंडल करनी है। मेरा एक्स वाई जेड परसेप्शन हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन में मैंने माइंड को क्या ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि मुझे अभी सिचुएशन को फेस करना है। जी। मुझे एग्जाम्पल्स पता है, मुझे आपकी थ्योरी पता है, लेकिन अभी मुझे प्रैक्टिकली बिहेव करना है। तो कैसे करना चाहिए इन एनी कंडीशन? जी। अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसके थ्योरी पहले मालूम कर लेते हैं, और फिर इसको इस्तेमाल कैसे करने का इसके बारे में सोचते हैं। ठीक है ना। अभी जैसे कि आपकी दोस्त की जो बात है, जो आपने कहानी बताई, एग्जाम्पल बताया, अब वो दोस्त बड़ा सिंपल था, बिल्कुल सही है। मतलब वो साइकोलॉजिकली क्या था, हम सब लोग अपने थॉट को प्रोसेस करते हैं ब्रेन में। तो वो क्या था, लोकल प्रोसेसिंग में अच्छा था। ओके। लोकल बोले तो मेरे ब्रेन के अंदर का लोकल प्रोसेसिंग। लेकिन वो ग्लोबल प्रोसेसिंग नहीं कर रहा था। उसके दोस्त लोग उसको बता रहे थे कि अरे वो लड़की बहुत स्मार्ट है, मतलब वो लड़की शायद चालूपना दिखा सकती है, तू संभल के रहना। तो ये उसके दोस्त लोग उसको फीड दे रहे थे, लेकिन वो इतना बह गया था जैसे कि मझधार में तिनका बह जाता है। तो इसलिए उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसका साइकोलॉजिकल इतना ओवरवेल्म हुआ था वो, कि उसकी बुद्धि जागरूक नहीं हो रही थी, जाग नहीं रहा था वो। ठीक है ना। तो ये क्यों हो रहा था? क्योंकि उसका ग्लोबल प्रोसेसिंग की आदत नहीं है उसे।
तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी अगर गिरेगा, उसे अगर ग्लोबल प्रोसेसिंग की आदत नहीं होगी तो उसको दिक्कत जाएगी। तो इसलिए हम सब लोगों ने कुछ कुछ बातें याद रखने की जरूरत है। कौन सी बात? जैसे कि बचपन में या ट्रेडिशनली कल्चरली हम ये बातें मालूम करते हैं। कौन सी? कि जैसा दिसतं तसं नसतं, मराठी में कहते हैं, जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है, और इसीलिए जग फंसतं। तो ये बात आपने अगर याद में रखा, तो आप अगर साइकोलॉजिकली बह भी गए किसी ऐसे ही कहानी में, लड़की के या लड़के के कहानी में, तभी आपको, या शादी ब्याह के मामले में भी, तभी आपको ये जो कहावत है, ये कहावत आपको याद रखनी चाहिए कि जैसा दिख रहा है शायद वैसा ना होगा, और भी कुछ हो सकता है ना। अगर ऐसा आप याद करेंगे या खुद को बताएंगे, तो आपका कॉग्निशन जो है, आपका इंटेलिजेंस जो है, वो वेकअप हो जाएगा। तो वो आपके लिए एक वेकअप कॉल होगा। और बहुत बार जो वेकअप कॉल मिलते हैं आजू बाजू के लोगों से, हित चिंतकों से, अपने घर के फैमिली मेंबर से, अपने अनुभव से, वो वेकअप कॉल के लिए सतर्क रहने की बड़ी जरूरत होती है। तो खुद को इमोशंस में बह न देना, ये भी एक प्रैक्टिस की बात है। तो हम अगर अपने आप को बताते रहेंगे कि मैं इमोशंस में बह नहीं जाऊंगा, मैं खुद को संवार लूंगा, तो फिर शायद मैं संवार सकता हूँ खुद को। और ऐसी प्रैक्टिकल सिचुएशन में फेस करने के लिए मेरी और एक सलाह भी ये है कि मित्रों, आप सब लोगों के लिए कह रहा हूँ कि हमारी वीडियो देखा करिएगा। यस तो सर। वैसे आपको साइको एजुकेशन मिलते जाएगा, तो आपका जो सोचने का जरिया है, सोचने का प्रोसेसिंग यूनिट है, वो अच्छा होते जाएगा। तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कल को चल करके कि आप ऐसे किसी ट्रैप में फंस गए और फिर आपको मेरे पास में पेशेंट बन के आना पड़ा। ऐसा नहीं होगा। यस सर। मैंने और क्वेश्चन का आंसर पूरा दिया है कि और कुछ बचा है? आपको क्या लगता है कि मेरा आंसर मैंने पूरा हो गया कि मैंने कुछ देना चाहिए और? नहीं, आई थिंक सर आपने बिहाइंड द स्टोरी बता दी, एग्जाम्पल्स से लोगों को पता भी चला होगा कि क्या एग्जैक्टली होता है। हम्म, एक्सपेक्टेशन कुछ भी हो सकते हैं हमारे परसेप्शन से, लेकिन रियलिटी वर्ल्ड को एज इट इज एक्सेप्ट करना उतना ही जरूरी है। जैसे आपने बिल्कुल जरूरी। यस। बिल्कुल सही बात बोली। और इसकी रिमाइंडर देने की जरूरत है कि दुनिया कुछ और हो सकती है। हमको रियलिटी बेस्ड फोकस करने की जरूरत है। यस। अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा। तो आई थिंक ये वीडियो हमारे ऑडियंस को बहुत पसंद आएगा, वो कनेक्ट भी करेंगे, वो खुद भी ऐसा करते होंगे तो शायद और आज से बिल्कुल वो जागृत हो जाएंगे कि हमें जो लगता है वो बाहर होना जरूरी नहीं है, या ना कि ऐसे एक्सपेक्टेशन रखना जरूरी है कि मैं जैसा कर रहा हूँ वैसे सोसाइटी ने बिहेव करना चाहिए। वो भी बच जाएंगे और सोसाइटी भी बच जाएंगे। जी, सही बात है। और बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। आज का ये इंटरेक्शन, कन्वर्सेशन भी जो था, बहुत लाइवली हुआ ऐसा मुझको लगता है। और देखने वालों को ये पसंद आएगा ऐसा लगता है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मित्रों, आप सब लोगों को, कि कमेंट दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और यस। हमें प्रोत्साहित करते जाइएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।